ये तो महिला बिल था, तो इसमें परिसीमन की क्या जरूरत? तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। कौन सी बिजली गिर रही थी कि इन्हीं 16, 17, 18 अप्रैल में ये होना था। 23 अप्रैल को मतदान है बंगाल। और चुनाव का पहले बीजेपी बंगाल को जलाने आया है। सब जानते हैं कि इसको आप सिर्फ चुनाव के लिए आज आंसू बहाए जा रहे हैं महिलाओं के नाम। साथियों, कांग्रेस महिला आरक्षण के विषय से ही नफरत करती है। जिस कांग्रेस को आप गाली दे रहे हैं उसमें आजादी के पहले से एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू वगैरह महिला अध्यक्ष रह चुकी। आपकी पार्टी बीजेपी में कभी कोई महिला अध्यक्ष नहीं हुई। राजनीति का ये बदला पैटर्न बराबर समझ चुका है। आप ऐसी बातें करते हैं एक ऐसे देश में जिसमें 34,000 महिलाएं बलात्कार का प्रतिवर्ष शिकार हो रही हैं। संसद में सबने कहा आप आज से लागू करिए। अभी जो स्ट्रेंथ है उसमें 50% वुमेन रिजर्वेशन कर दीजिए। आप बनते हैं ओबीसी के वर्ग से, आप ये हमेशा इसको बेचते हैं, अपने को नीच भी कहते हैं आप। उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। लेकिन आप तो यहाँ ओबीसी के हकों की हत्या करने जा रहे थे इसके जरिए। आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो आपकी ही पार्टी थी जिसने मंडल कमीशन के आधार पर उसका विरोध किया था और कमंडल लेके निकल पड़े। सारे 550 चैनलों पर सारे अखबारों के शीर्षक आपके पक्ष के होंगे। संविधान संशोधन पास नहीं हो सकता। पूरा देश फर्जी आंसुओं से डुबाने की कोशिश होगी। महिला 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 नारी को नारा बना रहे, बहुत शर्मनाक। नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, राउंड टेबल स्टूडियो के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री जी का देश के नाम संबोधन हुआ है। ये उस समय हुआ है, अभी 2 राज्यों में वोटिंग होनी है और इस देश में चुनाव आयोग है। इस संबोधन के लिए क्या चुनाव आयोग ने परमिट किया था? नहीं किया था। क्या चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगाई? नहीं लगाई। तो क्या ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है किसी को बीच चुनाव के दौरान एक पार्टी को कि वो देश में 550 टेलीविजन चैनलों, करोड़ों सोशल मीडिया अकाउंट्स और बहुत बड़ी संख्या में जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, जो वैसे तो 200 करोड़ लोगों तक जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के अपने अकाउंट्स ही करोड़ों में हैं, और इसको इस तरह से प्रचारित करने की अनुमति दी जा सकती है जिसमें विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका न हो। जहां विपक्ष ने अपनी बात कही संसद में, उसको लोगों ने देखा। आपकी जो राय थी वो आपकी वहां से गई, उनकी वहां से गई। जनता अपने हिसाब से उसको तय कर लेगी कि उसमें गलत क्या है, सही क्या है। ये अतिरिक्त लाभ एक दल को देना, जबकि ये पूरी प्रक्रिया ही अतिरिक्त लाभ लेने के लिए ही की गई है। इसके कुछ फैक्ट्स से शुरू करते हैं। 2023 में यह कानून पास हो गया था, सारे दलों की सहमति थी, सिर्फ ओवैसी साहब की पार्टी के 2 सांसदों को छोड़कर। पार्टियों पर आज प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में आरोप लगाया, ये सब पार्टियां इस बिल को पास करने में, महिलाओं को 33% आरक्षण देने में 2023 में सरकार के साथ थी। सबने मिलकर कानून के संशोधन पर अपनी मोहर लगाई, लेकिन सरकार को लग गए, वो 23 में लाया गया था क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव था, उसको 24 में कैश करने के लिए लाया गया था। उसके बाद सरकार की कोई गंभीरता नहीं थी। संविधान संशोधन या किसी भी किस्म की कानूनी व्यवस्था जब संसद से पारित होती है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाती है, उसके बाद वो गजट नोटिफाई होती है। इस मामले में 3 साल गजट नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ इसका। महिलाओं की हमदर्दी देखिए कि 2023 में पास किया हुआ संविधान संशोधन ये चुनाव का इंतजार कर रहा था कि जब विधानसभा के चुनाव होंगे और बंगाल में सर्वेक्षण ये बताएंगे और तमिलनाडु में सर्वेक्षण ये बताएंगे कि महिलाओं मतदाताओं की ज्यादा संख्या विपक्षी दलों को वोट दे रही है बीजेपी की जगह, तो ये दांव खेला जाएगा कि एक बार विपक्ष को इसमें कुछ चालाकियां करके फंसाया जाए जिससे विपक्ष के पास सिवा इसके वो चारा न हो जो उसने किया। क्या चालाकियां थी इसमें? एक तो ये डाल दिया गया, जिसकी कानूनी कोई आवश्यकता नहीं थी, कि अब जब पहले जनगणना होगी तो पहले जनगणना होगी, जो 5 साल से जनगणना लंबित है। 2020-21 में कोविड आया था, उसके नाम पे 5 साल से जनगणना लंबित है इस देश में। ये इतिहास में पहली बार हुआ है, लेकिन जनगणना लंबित है। और इसके बाद जिस दिन ये 3 दिन का ये सत्र बुलाया गया और इसमें ये नया प्रस्ताव रखा गया, जिसके 5 दिन बाद पहला वोट है बंगाल में, उस रात को रखने के बाद, एक दिन बहस के बाद, रात में गजट नोटिफाई होता है 2023 का संशोधन। आज आंसू बहाए जा रहे हैं महिलाओं के नाम पे। कौन आंसू बहा रहा है? बंगाल में भी टिकट दिए हैं आपने,
अभी तो किसी संशोधन से या किसी ने आपको नहीं रोका। बंगाल में ममता बनर्जी ने 18% के आसपास 18.3% महिलाओं को टिकट दिए, आपने 12% को दिए। आपकी पार्टी बीजेपी में कभी कोई महिला अध्यक्ष नहीं हुई है। जिस कांग्रेस को आप गाली दे रहे हैं उसमें आजादी के पहले से एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू वगैरह महिला अध्यक्ष रह चुकी। किसी ने आपको, इसमें कौन रोकता है भाई? दूसरे राज्यों में भी चुनाव हो रहा है, कहीं भी आपने 15% महिलाओं को भी नहीं दिया टिकट। इसके लिए किसी रिजर्वेशन की कहां जरूरत है भाई? इच्छा की जरूरत है। वो इच्छा है क्या? एक मुख्यमंत्री है आपके इतने 17-18 राज्यों में अपनी या सहयोगियों की सरकार है। जिस मुख्यमंत्री के पास कोई अधिकार नहीं होता वहां आपने कानून बदल के दिल्ली में सारे अधिकार एलजी के हाथ में नियत कर दिए। तो एक टेम्पररी स्टैंप को आपने एक बनाया है, बाकी सब जगह आपके पुरुष ही है। आपके दल में जब जनसंघ था तब न कोई अध्यक्ष हुआ महिला, न अभी हुआ जब बीजेपी है। किसने रोक लिया भाई? तो आप ऐसी बातें करते हैं एक ऐसे देश में जिसमें 57% महिलाएं रक्ताल्पता की शिकार हैं। ये सरकारी आंकड़ा है 19-21 के बीच अध्ययन में आपके स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किया है। 57% महिलाएं रक्ताल्पता की शिकार है। नेशनल क्राइम ब्यूरो बता रहा है कि 34,000 महिलाएं गंभीर बलात्कार का प्रतिवर्ष शिकार हो रही हैं। अभी आज की घटना है, आपके गुंडा समूह एबीवीपी के लोग गार्गी कॉलेज, जो महिलाओं का दिल्ली में कॉलेज है, देश की राजधानी में, वहां घुस गए और छात्राओं ने फिर उनका विरोध किया, नारेबाजी की, पुलिस आई, तब किसी तरह उन गुंडों को बाहर किया गया। एक वीडियो अभी मैं कहूंगा हमारी एडिटोरियल टीम जो है, एडिटिंग टीम आपको चला के सुनाएगी। ये उत्तर प्रदेश से है, जिसको कहा गया अपराध मुक्त हो गया है। यहाँ रोज इस तरह के अपराध होते हैं। इसमें क्या हुआ है कि एक पूर्व मंत्री आपके ही दल का, उसका पुत्र और उसके साथ के गुंडे, एक माँ बेटी अपने घर के सामने शाम को टहल रही थी। उनके साथ क्या हुआ, मुझसे नहीं उनसे सुनिए। मुझसे सिर्फ इतना सुनिए कि पुलिस ने उन धाराओं का मुकदमा नहीं लिखा जो इस बच्ची के साथ हुई छेड़छाड़ में बनता है। सामान्य मुकदमा लिखा जिनसे उनकी तुरंत जमानत हो गई। और 2 लड़के आए, पहले आके देख के गए, फिर दोबारा फिर से आए। मुझे कहने लगे क्या रेट है। मैंने कहा मतलब? फिर कहने लगे कि कहाँ से है तू? मैंने कहा ये मेरा घर है, मेरी मम्मी है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। क्यों खड़ी है? मैंने कहा मेरा घर है, मैं खड़ी होंगी। कह रहे तो हमारे साथ हमारे पीछे बैठ के चल। मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ? कह रहा तो फिर हम तेरे घर के अंदर चल रहे। मैंने कहा आप मेरे घर के अंदर क्यों जाओगे और आप कौन हो? तो बदतमीजी करने लगे, बहुत गंदी गंदी गाली देने लगे जो मैं इसमें बता भी नहीं सकती। ऐसी एक पूरी श्रृंखला है महिलाओं के साथ अत्याचारों की, और ऐसे कम से कम 1 दर्जन वीडियो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से सोशल मीडिया पर इस समय चल रहे हैं, जिनमें आपकी पुलिस एक बलात्कार की पीड़िता को उसके मामले में जांच करने, चार्जशीट लगाने, जांच पूरी करने के लिए बलात्कृता को फिर बुला के बलात्कार करना चाहते हैं थानेदार और एसएचओ और इस तरह के। ऐसे 1 दर्जन वीडियो है। ये आपकी कानून व्यवस्था है, यह आपकी व्यवस्था है। और आप जो है ऐसे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जिसमें टेक्निकलिटीज के जरिए आप विपक्ष को चित्त कर देना चाहते हैं। क्यों आप ठीक चुनाव से 5 दिन पहले इस बिल को लाए? इसका कोई उत्तर ना आपने संसद में दिया, ना आज भाषण में दिया, न कल देंगे। लेकिन सब जानते हैं कि इसको आप सिर्फ चुनाव के लिए लाए थे, और इस चुनाव में आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं इसलिए क्योंकि इन राज्यों में जो सर्वेक्षण है सारे पब्लिक डोमेन में है, देखा जा सकता है। ऑलरेडी एक सर्वेक्षण न्यूज 18 में अंबानी के चैनल पे चला है, जिसमें बताते हैं कि 49.3% महिलाएं जो हैं वो बंगाल में ममता बनर्जी की ओर रुख किए हुए हैं। कुछ स्कीम्स भी हैं जिससे ऐसा हो सकता है। बंगाल जीतने के लिए आपने SIR की घोषणा की, जिसमें 32 लाख मतदाता, इसमें बहुत सारी महिलाएं भी होंगी भाई, अपने मतदान से इस बार वंचित रहने वाली है, क्योंकि उनका आप फैसला नहीं कर पाए कि वो आपकी प्रक्रिया पूरी करती हैं कि नहीं। और आप कह रहे हैं कि आप महिलाओं के लिए, हमारे देश में इंटरमीडिएट के बाद ड्रॉप आउट होने में पुरुषों और स्त्रियों का जो औसत है, यानी बालक और बालिकाओं का, उसमें महिलाओं का हिस्सा 27% ज्यादा है। जबकि मेरिट लाने में सेकेंडरी में और इंटरमीडिएट वगैरह में महिलाओं का, यानी लड़कियों का प्रतिशत लड़कों से कई बार बेहतर आ रहा है। यानी लड़कियां ज्यादा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रही हैं, लेकिन उससे हायर एजुकेशन के लिए जो उनको सपोर्ट चाहिए वो नहीं है। हर जगह आपने फीस बढ़ा दी और बहुत सारे बच्चे अब इससे वंचित हो गए। और जो हाईएस्ट एजुकेशन है IIT, IIM, इन सब में तो अब साधारण लोगों के बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। 70% आबादी की आय घट गई है। ये सवाल है प्रधानमंत्री जी
क्या इन सवालों के उत्तर हैं? और आप इस समय सारे चैनलों पे आपका प्रसारण चल रहा है। मैंने पहले ही कहा कि चुनाव आयोग की कृपा है और ये लाभ सिर्फ और सिर्फ आपको उपलब्ध है, ये किसी विपक्ष को उपलब्ध नहीं है। पिछले चुनाव में 2024 का आंकड़ा है कि समय खरीदने में मेटा और गूगल पर आपकी पार्टी और आपके सामने आई हुई लीडर ऑफ अपोजिशन की पार्टी, जिनमें दोनों में कुल 8 करोड़ वोट का 9 करोड़ का फर्क है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना प्रचार करने में जो खर्च हुआ है उसमें 40 और 1 गुने का फर्क है। यानी आपने 40 गुना खर्च किया है 2024 के चुनाव में उस तुलना में जिस सामने वाले ने 1 किया है। आप अनइवन चुनाव कराते हैं जिसमें चुनाव आयोग, केंद्रीय बल, केंद्रीय एजेंसियां, एक आंकड़ा और दे दें, पिछले 1 महीने में ईडी ने बंगाल में 7 मामलों में कार्रवाई की है। किसी में छापा मारा है, किसी में नोटिस दिया है, किसी का बयान लिया है, किसी का 7 कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हुई है। कमाल है ना। ममता बनर्जी के साथ जो लोग गवाह के तौर पर कुछ ले जाए जाते हैं, जो पर्चा भरते समय आपके साथ आपके सहयोगी होते हैं, ऐसे 7-8 में से एक व्यापारी है। उस व्यापारी के यहाँ जब वो दस्तखत करके वहां से आया है, अगले दिन इनकम टैक्स उसके घर में बैठा था, नाम है मिहिर शाह, गुजराती मूल का ही है, कलकत्ते में बस गया है। ये सब क्या है? और आपने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग का गठन किया, ये जो बिल आप लाए थे इसमें एक शॉर्टकट भी तो लाए थे, जो विपक्ष ने जिसका विरोध किया वो ये था कि परिसीमन जो आप करेंगे, ये तो महिला बिल था तो इसमें परिसीमन की क्या जरूरत थी, लेकिन आप इसमें परिसीमन लाए और उसमें ये अधिकार लेना चाह रहे थे जो संविधान में नहीं था। इस बिल में चोरी से उसको पार करा रहे थे। सरकार को ये अधिकार हो जाएगा कि तब उसे 2/3 बहुमत जो संविधान संशोधन के लिए जरूरी होता है उसकी जरूरत नहीं रह जाएगी। तब आप साधारण बहुमत से अपने हिसाब से देश भर का परिसीमन तय कर लेंगे, किसके वोट कहां कटेंगे, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या टेढ़ा मेढ़ा आप करेंगे, ये अधिकार आप अपने पास लेना चाहते थे और इसके लिए नारी को नारा बना रहे हैं। बहुत शर्मनाक है। चुनाव लड़िए, बराबरी से लड़िए, सम्मान से लोकतंत्र का पालन करते हुए लड़िए। देश में लोकतंत्र को हिफाजत करने की जिम्मेदारी विपक्ष से ज्यादा सरकार की है। जैसे 2023 में सबसे बातचीत करके आप इस बिल को लाए थे और बिल पास हो गया था। इस मामले में ये चोरी की क्या जरूरत थी? जिस दिन ये संसद में पेश होना था उसके ठीक 1 दिन पहले विपक्ष के हाथ में और प्रेस के हाथ में आया कि इसमें है क्या। इसकी क्या जरूरत थी? कौन सी बिजली गिर रही थी कि इन्हीं 16, 17, 18 में ही ये होना था, अप्रैल में, 23 अप्रैल को मतदान है बंगाल में। इनके उत्तर आपने नहीं दिए। जब तक ये सवाल अनुत्तरित रहेंगे, ठीक है, आपके इस कार्यक्रम को आप करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे। हो सकता है कि आपका जो लक्ष्य है इससे आप उसमें सफल भी हो जाएं, आप चुनाव जीत भी जाएं, लेकिन ये सवाल अनुत्तरित हैं और अनुत्तरित जब तक रहेंगे तब तक इस सवाल की तरह आपका पीछा करेंगे। इससे बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये भी लोकतंत्र के साथ है। हालांकि आप लोकतंत्र में जितना विश्वास रखते हैं वो आपके बनाए हुए 11-12 साल के कानूनों में साफ है। आपने देश में मतदान के बाद दूसरा जो सबसे प्रबल कानून 2005 में आया था, सूचना का अधिकार, प्रधानमंत्री जी आपने उसकी हत्या कर दी। लोगों ने सूचना का अधिकार मांगने वालों की हत्या की, आपने उस अधिकार की ही हत्या कर दी है। आज उस अधिकार में दम ही नहीं रहा। वर्षों तक आपने जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसमें कमिश्नर्स की जगह खाली रखी। बहुत मुश्किल से इस साल आपने जाके उसको भरा है कानून बदल के। अब आप उनकी नियुक्ति के, उनके वेतन के, उनके कार्यकाल के सारे अधिकार अपने आप में निहित कर चुके हैं। जैसे आप चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के अधिकार निहित अपने आप में कर चुके, तो आप तो सब चीज अपने आप में निहित करते जा रहे हैं। उसमें ये प्रचार भी शामिल है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने किया। लेकिन लोग धीरे धीरे इन चीजों को जान जाएंगे, दुनिया में जान जाते हैं। 16 साल हंगरी में भी इसी तरह के एक सज्जन रहे, 16 साल बाद लोग उनको जान गए। ये जरूरी है कि अब देख लिया जाए कि आखिर 2023 में क्या था जो कानून बना था, जो संसद से सर्वसम्मति से लगभग पास हुआ था। सारा विपक्ष उसमें सरकार के साथ था, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। उसमें क्या था? उसमें अनुच्छेद 334A(1) जोड़ा गया था। इसमें क्या लिखा हुआ था? महिला आरक्षण उस परिसीमन के बाद लागू होगा जो नई जनगणना के बाद होगी। इसका अर्थ था कि 2027 तक जब जनगणना हो जाएगी उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद आरक्षण लागू होगा। उस परिसीमन के बाद जो सीटों की गिनती आ जाएगी
उसमें 33% आरक्षण लागू हो जाएगा। ये तो पास था, इसमें क्या समस्या थी? और उस समय ये जो आपने किया था, तब आलोचना इसकी ये थी कि आपने इसको लिंगर किया है जिससे 2034 में जाके लागू हो पाएगा, यानी 2029 तक आप नहीं चाहते थे। लेकिन एकाएक आपको इल्हाम हुआ कि इधर बंगाल के चुनाव में महिलाओं का मत प्रतिशत ममता बनर्जी की ओर ज्यादा जा रहा है, और आपने जो फैसला 2023 में खुद किया और कराया था, जिसमें सब शामिल थे, उसको बदल दिया। और उसमें आपने क्या जोड़ लिया? आप इसमें 3 विधेयक एक साथ लाए। संविधान 131वां संशोधन इसको कहा गया। इसमें आपने घोषणा कर दी कि जो 543 सीटें हैं वो 850 तक जाएंगी, और 2011 की जनगणना का जो परसीमन का आधार बनाना चाहता था, परसीमन विधेयक 2026 जो परसीमन आयोग की संरचना और प्रक्रिया तय करता था, केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2026, ये सब आपने इसमें नई चीजें जोड़ के इसको नए संदेह के साथ विपक्ष को कुर्बान होने के लिए पेश कर दिया। योजना क्या थी कि अगर विपक्ष वो करेगा जो उसने किया, तो आप उसको ये कह के शहीद करेंगे कि ये महिला आरक्षण का विरोधी है। जबकि सच्चाई क्या है? संसद में सबने कहा आप आज से लागू करिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप कल की बात क्यों करते हैं, आज से आने वाले हर चुनाव में इसको लागू करिए। हम आज साइन करने को महिला आरक्षण विधेयक पर 33% पर तैयार हैं। जैसे जो है, जो 23 में तय हुआ था, उस आधार पर आज कर लीजिए, आज तैयार है, उसकी डेट बैक कर लीजिए, कोई एतराज नहीं है। और तो और आज डीएमके के एक निजी सदस्य ने एक निजी सदस्य का बिल राज्यसभा में पेश किया, पूरा बिल बना के, जिसमें कहा गया कि हम 33% आरक्षण को तुरंत लागू करने को तैयार हैं। लेकिन आपके सभापति ने उस बिल के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ये आपने नहीं कहा महोदय अपने भाषण में, ये देश से आप छुपा गए। मीडिया ने भी इसको एक आध जगह टिकर विकर पे एक आध जगह चला, बाकी छुप गया ये भी। जबकि जब ये डीएमके ने पेश किया था, जिस पर आप अभी आरोप लगा रहे थे, बाकी उनकी शंकाएं जायज हैं। डिलिमिटेशन में ठीक है, संसद में फिर आपके गृह मंत्री साहब ने ये कहा कि आप मौका दीजिए, मैं जाके बदल के ले आता हूं इसको। पहले क्यों नहीं बात कर ली भाई? ये नौबत क्यों आई कि जाके बदल के ले आता हूं? अगर उसमें आपके मन में खोट नहीं था, आप उसको ठीक करना चाहते थे, जो आपको बहस के दबाव में कबूल करना पड़ा, तो पहले किसने? बिना बात किए संविधान संशोधन कब हुए हैं इस देश में? इस बार ही क्यों हुआ? इस बार ही क्यों होता? एकाएक रातों रात आप लाएंगे, चोरी से लाने की क्या जरूरत थी? जो बहस अब आप चला रहे हैं चुनाव के लिए, वो बहस पहले चलने में क्या एतराज था? इन बातों से ये ठीक है कि अभी आपके पास, जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ी संख्या है, सारे 450 चैनलों पर सारे अखबारों के शीर्षक आपके पक्ष के होंगे, सारा करोड़ों का आपकी प्रोफाइलें, आपकी अपनी, आपकी पार्टी की, आपके सहयोगियों की, सब इस समय गरज रही हैं। पूरा देश फर्जी आंसुओं से डुबाने की कोशिश होगी, महिला महिला महिला, और वो कोई नहीं देखेगा जो हमने वीडियो में पहले दिखाया कि हमारे तो थानों में महिला अपनी बलात्कार की शिकायत नहीं कर सकती, छेड़खानी की शिकायत नहीं कर सकती, कर दे तो उसके साथ न्याय नहीं, फिर उसे बुला के थाना बलात्कार उसके साथ करना चाहता है। जब आपके कोई बड़े बड़े लोग इसमें फंसते हैं, तो हमने देखा है खिलाड़ियों के मामले में आपने क्या किया, हमने देखा है बड़े बड़े मशहूर मामलों में आपने क्या किया। कोर्ट्स ने आपके मामले पकड़े हैं, और इनकी पड़ताल करने जा रहे पत्रकारों पे आपने ऐसे कानूनों को लगा के उनको निरुद्ध कर दिया कि बेचारे 2-2, 2.5 साल में छूटे। सब हमें पता है, लोगों को ये सही है कि हम अपनी बात आपके बराबरी से तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन ये सवाल है, ये आपका पीछा करेंगे। सबसे बड़ी चालाकी आपकी ये थी कि इसी बीच आपने राजनीतिक कारणों से, चूंकि राहुल गांधी इस सवाल को बड़ा कर चुके हैं कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, देश की आधी से ज्यादा पिछड़ी जातियों की आबादी इस मांग के साथ जुड़ती जा रही है, उससे डर के आपने जाति जनगणना की घोषणा कर दी थी। लेकिन अब जब जनगणना हो रही है, फिर उसमें चालाकियां हैं। अभी तो जनगणना पर बहस होगी कि जनगणना में आपने पिछड़ी जातियों को एक वर्ग के तौर पर, जैसे SC ST है, नहीं रखा है। अभी तो वो सवाल भी आएगा, लेकिन आप बड़ी चालाकी से उस सवाल को गोल करने के लिए आपने क्या किया? इस प्रस्ताव में 2023 में पास हुए प्रस्ताव को बदल दिया। आपने कहा कि 2011 की जनगणना को हम आधार बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 2011 की जनगणना में पिछड़ी जातियों का अलग से डिटेलिंग है ही नहीं।
तो ओबीसी को कितनी सीटें, कहां उनको रिजर्वेशन, क्या होगा, ये जो सवाल है जो इसके बाद आएंगे जब ये जनगणना हो जाएगी जिसमें ओबीसी की जनसंख्या निर्धारित हो जाएगी, वो सवाल गोल करने के लिए आप बनते हैं ओबीसी के वर्ग से। आप ये हमेशा इसको बेचते हैं, अपने को नीच भी कहते हैं, आप पिछड़ा कहते हैं और ओबीसी का बहुत आप करते हैं। लेकिन अब तो लोग जान ही गए हैं कि ओबीसी आपको, जब आप मुख्यमंत्री थे तो एक प्रस्ताव में बदल के आपके संवर्ग को उसमें शामिल किया गया था। खैर, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, जो है सो है, जो देश में है तो हम मान लेते हैं। लेकिन आप तो यहाँ ओबीसी के हकों की हत्या करने जा रहे थे इसके जरिए। ये बात भी जाएगी बहस में प्रधानमंत्री जी कि 2011 की जनगणना जो आप ला रहे थे उसके आधार पर अगर ये बिल पास हो गया होता तो ओबीसी का हक तो मारा ही जाता या वो फंस जाता, जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो फंस जाए और आप वो करते रहे जो आप कर रहे हैं। आप बताएंगे इस देश को कितने सेक्रेटरीज ओबीसी हैं? आप बताएंगे इस देश को कितने वाइस चांसलर ओबीसीज हैं? आप बताएंगे इस देश को कितने प्रोफेसर ओबीसीज हैं देश के यूनिवर्सिटीज में, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं? और ये पूछे जाने पर ये आंकड़ा 10-12% पे क्यों आता है? आप बताएंगे जुडिशरी में कितना इनका फीसद है? क्यों समाज के निर्धारित करने वाले हिस्सों में ये गायब है? ये सवाल इतने दिनों से अनुत्तरित क्यों पड़ा हुआ है? कांग्रेस ने गलतियां की, कांग्रेस की इसके लिए आलोचना हुई, अब कांग्रेस अगर उसको ठीक कर रही है तो आप क्यों चालाकी दिखा रहे हैं? आप अपने रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो आपकी ही पार्टी थी जिसने मंडल कमीशन के आधार पर उसका विरोध किया था और कमंडल लेकर निकल पड़े थे। ये सब तथ्य है महोदय, तो ये बड़े सवाल हैं, इनके उत्तर कठिन हैं और आप इसके जरिए नारी क्रंदन को नारा बना के छुपना चाहते हैं। ये कठिन काम है, ये सवाल आपका पीछा करेंगे। चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, अभी बहुत से चुनाव होंगे जिन्हें आप जीतेंगे, लेकिन ये सवाल जीतना जरूरी है। ये सवाल जब तक रहेंगे चुनावों के नतीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता। एक और बात आप बहुत होशियारी से इसमें छुपाना चाह रहे थे, जरूरी है कि वो बात सामने आ जाए। इसको दवायर ने उठाया था और बहुत जरूरी बात है। ये जो आप संख्या बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना चाहते हैं, इसमें 300 नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज करीब आ रही हैं। अब इसमें क्या है कि इन 300 नई सीटों का एक तो इसमें परिसीमन करने का अधिकार आप सरकार में ले रहे थे, संविधान में इसको 2/3 बहुमत के साथ जोड़ा हुआ था, इसको आप बदलना चाह रहे थे। क्यों? ये इसके डिटेल्स बताते हैं। अगर लोकसभा की सीटें 543 की जगह 815, और वैसे तो आप 850 चाहते हैं, 850 हो जाती हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा का जो अनुपात है, जो 2-2-1 है, वो 3-3-1 हो जाएगा। इससे राज्यसभा की सापेक्षिक शक्ति घट जाएगी। हमारे संविधान के आर्टिकल 108 में यह व्यवस्था है कि अगर ज्वाइंट सिटिंग हो, कभी किसी चीज को आप पास कराना चाहें और आप जानते हो कि राज्यसभा में नहीं पास होगा, और ज्वाइंट सिटिंग बुला ले, जो आप बुला सकते हैं, तो लोकसभा में अगर आपके पास 56% सीटें हैं तो आप राज्यसभा की 2/3 मेजॉरिटी को ओवरराइड कर सकते हैं। ये बात तो बहस में इस तरह से आई ही नहीं, लेकिन ये बड़ी चालाक और होशियारी भरी बात थी। अगर ये जैसे का तैसा मान लिया जाता तो राज्यसभा में जो आपको कठिनाइयां थी उनको हल करने का आपको अपने आप एक बना बनाया फार्मूला मिल रहा था हमारे आर्टिकल 108 के अनुसार, और आप इसका इस्तेमाल करने वाले थे। लेकिन ये बातें, मैंने जैसे कहा कि सवाल जो हैं वो पीछा करते हैं, और लोकतंत्र में तो बहुत जोर से पीछा करते हैं। ये सवाल पीछा करेंगे, इनके उत्तर नहीं मिले हैं आपके इस पॉलिटिकल संबोधन में भी और लोकसभा में किए गए आपके इस प्रयोग में भी। थोड़ा आपने जो किया है 12 साल में, उनका एक अनुभव ले लें। ये चालाकी आपने जम्मू कश्मीर में भी की, 2022 में वहां परिसीमन आपने लागू किया, इसमें 2001 की जनगणना को आधार बनाया जो 2011 से भी पुरानी थी। आप 2011 का ले सकते थे, नहीं, आपने उसमें 2001 लिया। जैसे आप यहाँ 2026-27 की जगह 2011 ले रहे हैं। और इससे क्या हुआ? आपने कश्मीर घाटी की विधानसभा की सीटें घटाई और जम्मू क्षेत्र की बढ़ाई, क्योंकि आप वहां आर्टिफिशियल बहुमत से जीत जाना चाहते थे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, आपकी जो योजनाएं थी वो सफल नहीं हुई, लेकिन तैयारी तो आपने कर ली थी। और श्रीनगर के एक सांसद ने संसद में कहा कि कश्मीर ने जो सहा है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश को भी वही मिलेगा, तब पता चलेगा। ये उसने बात कही थी, और इस बात में वो बात छुपी है जो आपने कश्मीर में की। आसाम का भी देख लीजिए, आसाम में भी आपने ये किया
और वहां क्या हुआ, 30 सीटों के आसपास ऐसी थी जिसमें मुस्लिम मतदाता प्रभावशाली थे, उनकी संख्या घट के 22 रह गई। तो आप इसी तरह का एक चालाक मॉडल इन 300-325 सीटों को बढ़ा के इस देश में इस लागू करना चाहते थे। लेकिन देश में लोगों में और विपक्ष में कम से कम जो विपक्ष वैसे बहुत टूटा फूटा सा है, लेकिन ये समझ उस तक पहुंच गई और इसने जो है इस देश को एक बहुत बड़े खतरे से रोक दिया जो 2029 में आप इस देश के सामने प्रस्तुत करने वाले थे। तो ये सवाल है, ये सवाल आश्चर्यजनक ये है कि आप जब से आए हैं आपका कोई बिल सदन में बहुमत की कमी से नहीं हारा आपने, लेकिन ये वाला मामला ऐसा था जिसमें आप हार के जीतना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप इसका चुनाव में फायदा उठा लें, लेकिन ये सवाल तो पैदा हो गए हैं मोदी जी। इन सवालों के उत्तर उतने सरल नहीं हैं जितना सरल आप अपनी सफलताओं के मद में चीजों को समझते हैं। इसलिए आज इतना ही। मुझे लगता है कि ये सवाल आप तक शायद पहुंच जाए, ये सवाल आपका पीछा करेंगे। इतना ही, धन्यवाद।